हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की वर्कशीट करेंगे 26, जो कि आपको 18 जनवरी को मिलेगी। आज इस वर्कशीट में हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और इसमें हमें पढ़ना है जो हमारी मुग़ल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य में मनसबदार व्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ये वर्कशीट अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा कंटेंट वर्क दिया हुआ है। इसमें मनसबदार व्यवस्था के बारे में बताया है, उसकी परिभाषा बताई गई है कि किस तरीके से मनसबदार व्यवस्था थी वो अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी और जहांगीर के टाइम पे उसमें और चीज़ें ऐड की गई थी। तो चलिए अब ये कंटेंट अपना शुरू करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का प्रयास किया। तो जिन जिन जो राजशाही यहाँ पर थी उन्होंने जिस तरीके से उनकी सत्ता को अस्वीकार करा था तो उन्होंने पहले उनके खिलाफ जो है अभियान जारी किए ताकि वो अपने जो साम्राज्य था उसको बढ़ा सकें। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए जिस जगह से वो आए थे तो वो अपने प्रशासन में उन्हीं लोगों को ऐड करते थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे राजपूतों को भी या गुजरात के जो क्षेत्र हैं या यूपी के जो क्षेत्र हैं या जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं, पठान हैं, सिख हैं, तो इन्होंने इन सब को भी अपने साम्राज्य में अपने प्रशासन में ऐड करना शुरू कर दिया था। इसमें से ज़्यादातर जो थे वो सरदार थे, यानी कि जिनको तुर्की आप बोल सकते हैं, तुर्की थे जो तुरानी वंश के थे। अब उनके साथ साथ धीरे धीरे ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफ़गान, राजपूत, मराठे, इनको भी उन्होंने अपने प्रशासन में शामिल किया था। ठीक है, हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पे काफ़ी जो मनसबदार थे वो हिंदू मनसबदार थे, लेकिन अगर हम देखें तो औरंगज़ेब के टाइम पे जो मनसबदारों की हिंदू मनसबदारों की संख्या थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मनसबदार कौन होते हैं। मनसबदार शब्द जो है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था जिसका मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या उसको पद मिला। ये ऐसी व्यवस्था थी जो मुगलों द्वारा चलाई गई थी जिसमें उसके किसी व्यक्ति के पद और वेतन और उसका सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की जाती है। यानी कि एक तरीके से उसकी सरकारी हैसियत किस प्रकार की है उस व्यक्ति की प्रशासन में मनसबदार वही उसको डिफाइन करता था। पद और वेतन से उसकी जात की संख्या पर निर्भर था, यानी कि जात की संख्या जितनी ज़्यादा होगी दरबार में उसकी जो हैसियत है, प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा होगी, उसका वेतन उतना ज़्यादा होगा। जैसे 5000 जात वाले जो लोग थे वो अभिजात वर्ग को दिया जाता था, यानी जो खास होते थे राजा के तो उनको 5000 जात वाले जो दर्जा था मनसबदारों का वो दिया जाता था। सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। ठीक है, जात मतलब उनकी हैसियत, सरकारी हैसियत, और सवार मतलब जो उनके घुड़सवारों की संख्या होती थी उस पर निश्चित करता था कि उनके पास जितना जात होगा उतने ही उनको सवार दिए जाएंगे। वो अपने सैनिकों के जो घोड़े होते थे उनको दगवाते थे, उनका एक तरीके से उनकी आईडी रखते थे कि वो जो कितने घोड़े उनके पास हैं और कौन कौन से हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता था। इन कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सवार हैं ये मनसबदार हैं जो अपने सवारों के साथ अभियान पे निकले हैं। उसके बाद आता है जागीर क्या थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व यानी टैक्स एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उसे फिर जागीर कहते थे। ठीक है, यानी कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है मनसबदारों को, जिन मनसबदारों को भूमि दी जा रही है एज अ वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में, तो वो जो उनकी भूमि है वो उनकी जागीर हो गई, उसको जागीर कहा जाता था। तो पहले जब सल्तनत पीरियड था उसमें भी एकताओं के साथ इसी तरह की व्यवस्था थी, परंतु जो मनसबदार थे वो मुक्तियों से अलग थे, वो अपनी जागीरों पर रहते नहीं थे, ना ही उन पर किसी तरह का वो प्रशासन करते थे। उनके पास जो अपनी जागीर होती थी केवल राजस्व यानी सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए उनको वो ज़मीन दी जाती थी। यहाँ से जो उनके नौकर होते थे उनके लिए टैक्स इकट्ठा करते थे और उसके बाद वो देश के किसी भी भाग में, ये जो मनसबदार थे वो देश के किसी भी भाग में अपनी सेवा देने के लिए बाध्य होते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अकबर के काल के दौरान ये कितने मनसबदार कैसे थे। तो 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात का जो मनसबदार था वो था, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक अभिजात वर्ग आप कह सकते हैं उसको। तो 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात की पदवी थी। दूसरे थे
जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर रहे। उसके बाद औरंगज़ेब के टाइम पे अगर हम देखें तो औरंगज़ेब के टाइम पे 5000 जात वाले जो मनसबदार थे उनकी संख्या 79 हो चुकी थी। ठीक है, कितनी? 79। ओके। और जो राजा होते थे, राजस्व होते थे, वो मनसबदारों के वेतन से उनका कम होता था। मनसबदारों की संख्या भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। जैसे जितने ज़्यादा मनसबदार होते थे उनको उतनी ज़्यादा भूमि देनी पड़ती थी। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई, क्योंकि आप जितनी ज़मीन देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास ज़मीन की कमी होने लगेगी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना भी टैक्स वसूल कर रहे हैं वो अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगज़ेब इन जो चेंजेस हुए इस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और उस तरीके से उसके काल में हम देखते हैं कि जागीरदारी संकट जो है वो औरंगज़ेब के टाइम पर आ गया, क्योंकि जो लैंड है, भूमि है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही थी। ठीक है, और इस वजह से औरंगज़ेब के साथ साथ किसानों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मनसबदार की डेफिनेशन दे रखी है इसकी तरफ हम आते हैं। मनसबदार शब्द जो है यहाँ से लेके आप इसका जो उत्तर है यहाँ तक करेंगे। ठीक है, मनसबदार के बारे में जब आपको बताना है तो आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक इसके बारे में लिखेंगे। और साथ ही साथ पूछा है जागीर। ठीक है, जिन मनसबदारों को भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था उसे जागीर कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेके ये जागीर के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी। तो उसका उत्तर अब बच्चों यहाँ से लगाएंगे। जैसे जैसे विभिन्न साम्राज्यों में विभिन्न क्षेत्र फैलते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामूहिक समूहों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में जो ज़्यादातर लोग थे वो सरदार थे, तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्हें अलग जो ईरानी थे, भारतीय थे, मुसलमान थे, इन्होंने इनको भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाए? मनसब। ठीक है, यहाँ तक जो है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जाट एक मनसबदार पद के वेतन और पद का द्योतक था। तो सवार क्या दिखाता है? सवार दिखाता है उसके पास कितने घुड़सवार हैं। ठीक है, कितने घुड़सवार हैं, सवार ये दिखाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। मेरी इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।